हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये आखिर होता क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अगर आज हम लोग को ये पढ़ना है तो हम लोग इसके जो पहले चीजें थी जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी अगर बारे में बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चार्जेस होते हैं जब वो रुके हुए होते हैं उनकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर उन चार्जेस की वजह से वो जब किसी दूसरे चार्ज में फोर्स लगा रहे होते हैं वो, या फिर एक कोई जब चार्ज रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब उन सबको हम लोग पढ़ते हैं तो वो सब आता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, मतलब रुके हुए चार्जेस की स्टडी। अब यहां पर है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब है मूविंग से, फ्लो। जैसे आपने कभी सुना होगा बहाव, कि नदी में बहुत तेज बहाव है, वाटर करंट बहुत ज्यादा है। तो वाटर करंट का वहां पर यह मतलब नहीं होता कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही, वहां पर मतलब है कि जो फ्लो है वाटर का वो बहुत ज्यादा है। वार्निंग साइंस लगे होते हैं नदी के किनारे, जब बाढ़ वगैरह का टाइम होता है, जब बरसात का टाइम होता है उस टाइम ऐसा होता है। तो ये जैसे वाटर करंट बोला तो वो हो गया वाटर का फ्लो, वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की या करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस पे मीनिंग होता है कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब वो चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग के पास एक कोई रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इस तरीके से यहां पर सोर्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को पुट किया जाएगा इस तरफ, तो उस पर लगेगा फोर्स, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो उसको हम लोग अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या कहेंगे कि उस पर वो फ्लो हो रहा है। अगर उस पर एक्सेलरेटेड मोशन भी है तो वो भी फ्लो हो रहा है, बट जो उसकी वजह से जो फिनोमेना होंगे वो डिफरेंट होंगे। बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब जो फ्लो है वो हम लोग का एक स्टेडी नेचर से होता है, तब हम लोग उस पर जो भी फिनोमेना होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं, और उसके इफेक्ट जो होते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो चैप्टर आता है हम लोग का मैटर एंड मैग्नेटिज्म, या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद जो मैटर एंड मैग्नेटिज्म है वो, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो अगर समझे तो लेट अस सपोज अगर हम लोग के पास क्या है, एक ऐसा वायर है जिसपे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, या फिर इसको मान ले कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एस। तो यहां पर फिर अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग के जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो यहां पर जो करंट हम लोग का डिफाइन होगा वो क्या हो जाएगा, जितने भी चार्ज इस यूनिट एरिया से फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पे, ठीक है। तो कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं इस यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम में कर रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का करंट निकल कर आ जाता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं dq बाई dt, या फिर सिंपली q बाई t, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम लोग का करंट डिफाइन होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर कोई डिटेल्ड डेरिवेशन नहीं करूंगा, चीजें क्या हैं उनको बताऊंगा, उनकी हेल्प से फिर जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बता दिया कि करंट क्या होता है। अब करंट तो हम लोग का डिफाइंड है ही, साथ ही एक और चीज डिफाइंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो ये आखिर करंट डेंसिटी होता क्या है। अगर करंट डेंसिटी की बात करी जाए तो एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग के कंडक्टर्स हैं तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि एक परफेक्ट शेप क्यों, मतलब कि अगर वो बने हुए हैं एक वायर के शेप में तो जरूरी नहीं है कि वो वायर है हर जगह एक ही रेडियस की हो, यानी कि यूनिफॉर्म जरूरी नहीं हो सकता है वो कैसी हो, कहीं पर उसकी रेडियस ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इस तरीके के केस पे हम लोग को डिफाइन करना होता है करंट डेंसिटी, जो कि डिफाइंड होती है कि पर यूनिट एरिया पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या निकल के आया हम लोग का जे, इसको जो करंट डेंसिटी होती है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है I बाई एस। एस क्या है यहाँ पर,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो करंट डेंसिटी निकल के आई वो निकल के आई कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अगर इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है क्या, यहां पर इसको क्यों इस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है चार्जेस के फ्लो को रजिस्ट करने की। ध्यान दीजिएगा, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस के फ्लो को रजिस्ट करने का। सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि पानी है, पानी वो एक नदी में बह रहा है या फिर पाइप के अंदर बह रहा है, पानी सेम है, उस पर वो किस जगह पर बह रहा है उस बात पर वो डिपेंड करेगा कि उस पर जो फ्लो है उस पर कितना उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन पर कोई फोर्स लगेगा। यानी कि अगर नदी में पानी बह रहा है तो नदी में जब पानी बहेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस पर यहाँ से जो पानी बह रहा है उसको अपोज करने वाला जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर एकदम फ्री है और जो नदी के नीचे वाली लेयर है वो ज़मीन से टकरा रही है, अगल बगल की जो लेयर्स हैं वो टकरा रही हैं, बट जो बीच वाली लेयर्स हैं वो फ्री टू मूव हैं, उनका किसी और मटेरियल के साथ इंट्रैक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है, वहाँ पर अगर पाइप के कंपैरिजन में देखें, जहाँ पर जो पाइप होता है वो दोनों तरफ से या कह लें कि चारों तरफ से, और ये इसके दो साइड ऐसे खुले रहते हैं, इधर से पानी गया और इधर से निकला, बट ये वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा पानी से जुड़ा हुआ है, तो वो उस पानी को आगे बढ़ने से रोकेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से यहां पर जब करंट फ्लो होता है किसी मटेरियल से तो हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है उस फ्लो को रजिस्ट करने की। क्लियर? और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी रेजिस्टिविटी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो उसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि जो हम लोग का रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, तो एक मटेरियल है, उस पे एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। साथ ही साथ अगर इसी को हम लोग पलट कर देखें तो एक उस पे प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है उस करंट को कंडक्ट करने की। ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? तो इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ा करंट डेंसिटी। अब वो कैसे होता है आगे देखते हैं यहां पर कि आगे इस पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है हम लोग के पास कि ये निकल कर आ गया कि जो J है करंट डेंसिटी वो है करंट पर यूनिट एरिया, ये डिफाइन हुआ। साथ ही अब इस पे अगर चार्ज मूव कर रहे हैं, इस कंडक्टर पर चार्ज मूव कर रहे हैं, इस कंडक्टर को अगर समझें कि इसमें क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, तो ये क्या है, ये अगर इस एरिया को देखें ये, तो ये कहलाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया S। क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया S कहलाया। साथ ही साथ अगर मैं मान लूं कि ये जो हमारा कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है। कितनी है? डेल्टा एक्स। और इसमें जो चार्ज मूव कर रहे हैं, अब क्योंकि हम यहां पर कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर पे जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। क्लियर? मतलब कि अगर एक बैटरी लगाई गई होगी इस पे इस तरीके से, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो ये इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग के वो कैसे हो रहे हैं, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। यहां पर इसको ये बनाना पड़ेगा ये इस तरीके से। ठीक है, बैटरी का डायरेक्शन इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग ने बनाने के लिए ये जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। अब यहां पर क्या है कि ये जो निकल कर आया
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो मूव कर रहे हैं वीडी वेलोसिटी से, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वीडी दिया हुआ है। तो अगर ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उनको लगा डेल्टा टाइम इस जगह से इस जगह तक जाने में, तो वो होगा वीडी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एक्स के बराबर। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या निकल कर आ गया कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन पे, तो अगर उसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करनी है और ये खुद में वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको जो डेल्टा एक्स मूव करने में निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा वीडी इंटू डेल्टा टी। क्लियर? तो ये चीज अब हम लोग के पास आ गई। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगी है और इस इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स लगा रहे, तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। और कितना लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हम लोग का E माइनस का होता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो E होता है। तो इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू मतलब यहां पर चार्ज हो गया E, और E यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, क्यू ई मतलब क्यू चार्ज पर E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, F। तो F इज इक्वल टू क्यू ई ये लगेगा, और क्यू की जगह पर रख दिया है E, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हेलो BSc H मैथ्स सर, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज किस तरीके से? जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये अभी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अभी इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट था और फिर उसके बाद वो आ गया इस जगह पर, तो इस पे क्या हुआ, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। क्या हुआ? इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो यहां से यहां तक चेंज हुआ वो हुआ चेंज इन, इसको क्या साइन हो गया, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने, चेंज इन पोजीशन। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है पूरा का पूरा। जो डेल्टा एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन। ठीक है, ये इन शब्द को वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन। ठीक है, तो डेल्टा हो गया हम लोग का चेंज इन रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, समझ पे आया? अब यहां पर क्या है कि ये डेल्टा एक्स ये इस तरीके से वीडी डेल्टा टी निकल कर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, उसकी वजह से फोर्स लगा, फोर्स ये निकल कर आया। तो यहां से अगर मैं इसको कर दूं एम ए इज इक्वल टू, ये कि जो चार्ज है उस पर मास m है और उस पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो अगर निकालें तो वो निकल कर आ जाएगा a इज इक्वल टू ई बाई एम। ठीक है, ये निकल कर आया, और ये जो निकल कर आया a इज इक्वल टू ई बाई एम, ये है एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर ये वेलोसिटी। ठीक है, कि ये किस वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकालें कि ये वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, ये इस एक्सेलरेशन पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइम का, क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइम का, तो टाइम का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वीडी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई बाई एम और ये टाउ। अब यहाँ पर ये जो वीडी है डायरेक्टली ऐसे नहीं निकल के आ जाता है, इसके पीछे जो हम लोग इसको निकालते हैं वो एक डेरिवेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग ये मान सकते हैं कि जो वीडी निकल कर आया वो निकल के आया ई टाउ बाई एम, जहाँ पर जो टाउ है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि अगर यहाँ पर जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो हो, क्योंकि अब सिंगल वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए और उससे टकरा के इधर आ जाए, उसके बाद इधर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए और फिर जाके यहाँ पर पहुंचे टकराते हुए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको एवरेज कितना टाइम लगा, ठीक है, वो हम लोग एवरेज आउट करके निकालते हैं। तो यहाँ से टकराने के जस्ट पहले वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से यहाँ तक जब एक चार्ज मूव कर रहा है और दूसरे से टकराने के जस्ट पहले तक का जो टाइम होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, कोलिजन होने के पहले।
और जब इसी तरीके के बहुत ढेर सारे जो कोलिजन होते हैं उनका एक एवरेज हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये मान रहे हैं कि ये फाइनली यहाँ से कोलिजन होते 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 यहाँ पहुँच रहा है, तो जब उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालते हैं वो निकल कर आता है हम लोग का टाउ। तो ये वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम ये निकल कर आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आ गया। क्लियर। अब यहां से अगर देखें तो एक और चीज इस पे आती है, और वो ये है कि देखिए जे तो हम लोग ने डिफाइन कर दिया था कि जो जे है वो जे है हम लोग का आई बाई ए। ठीक है, जो जे है वो है आई बाई ए, मतलब जो जे है वो है करंट डेंसिटी। क्लियर। ठीक है, आपका ये डेल्टा वाला क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या है, जे जब जे इज इक्वल टू आई ए इस तरीके से हम लोग ने यहां पर लिखा है तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पर इस पे ये जो हम लोग का ये कंडक्टर था, इस पूरे कंडक्टर पर जो चार्जेस थे वो पूरे वॉल्यूम में कैपिटल एन थे। वो पूरे वॉल्यूम में कितने थे, कैपिटल एन थे, और चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम जो मतलब एन है उसका नंबर, तो वो कितने थे, स्मॉल एन। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो इतना था। तो फिर यहां पर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डेरिवेशन, हाँ, जे इज इक्वल टू आई है। तो अब यहां से क्या करते हैं, इस तरीके से करने के बाद इसको आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाता है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, एन ई वी डी, जहां पर ये जो वी डी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल वी डी इस तरीके से, तो ये हो गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो है जे वो है करंट डेंसिटी, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो वी है वो क्या है, वॉल्यूम है, और ये जो ई है वो है इसका चार्ज। तो जब ये हम लोग ने यहां पर निकाला तो ये करंट डेंसिटी निकल कर आ गई। अब उसके बाद यहां पर जब वीडी की वैल्यू इस पे पुट करेंगे, ठीक है, जब वीडी की वैल्यू इस पे पुट करेंगे, अब देखिए ये निकल कर कैसे आया, उसके लिए हमें कुछ और चीजें जाननी होंगी जो कि अभी यहां पर जरूरी नहीं है, तो इस वजह से मैं उनको नहीं बता रहा। सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हम लोग का जे डिफाइंड था, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, वहां से हम लोग ने इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया क्या, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, और वी डी को जब यहां पर हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर वी डी पुट करने के बाद एन ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर एन ई स्क्वायर, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, और ये फिर उसके बाद टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर। तो जब जे इज इक्वल टू ये निकल के आया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और इंटू ई, तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है उसको ये देखा गया कि ये अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ये देखें कि करंट डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने पर, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए सिग्मा से तो ये बन जाएगा जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा जहां पर क्या है हम लोग की, वो है कंडक्टिविटी। तो अगर कोई इस तरीके का हम लोग का कंडक्टर है, जैसे कि ये दिया हुआ है, जैसे कि ये हम लोग का कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है और उस पे जे करंट डेंसिटी डेवलप हो रही है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी अगर वो सिग्मा है तो ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में आएगा, यानी कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो जे करंट डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो गई। ठीक है, तो ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, ये V इज इक्वल टू आई आर वाला ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। तो ये इस पे क्या हम लोग देखते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है हम लोग का। ठीक है, ये एक्चुअली जो निकल कर आया है वो इस चीज को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हम लोग का ओम्स लॉ हो गया और इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये भी क्या है, सेम चीज है जैसे कि
ये है। यहाँ पर पोटेंशियल और करंट के बारे साथ हम लोग रिलेशन देख रहे थे, यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देख रहे हैं। और इसके साथ डील करना जब हम लोग स्टडी करते हैं मटेरियल्स की तो आसान होता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, क्यों डिफरेंशियल फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन है, जब हम लोग आगे इसको देखेंगे समझ पर आएगा। ठीक है, ये भी क्या है, ओम्स लॉ ही है। तो इसका एक जो हम लोग का प्रॉपर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है डिफरेंशियल फॉर्म कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां पर जो सिग्मा है वो है कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू रो जे। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, V इज इक्वल टू यहाँ पर R और I कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग चाहें तो ये जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का ओम्स लॉ। और इसी से आगे मतलब हम लोग का डिफरेंशियल फॉर्म निकल कर आ जाता है, वो निकल कर आ जाता है dV बाई dl इक्वल टू रो यहाँ पर I बाई एस। अब ये क्या निकल कर आया, देखिए जो J है वो हो गया I बाई एस, एस है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यहाँ पर A जैसे लिखा तो A भी लिख सकते हैं या फिर इसको S ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो E है हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस dV बाई dr, ये पता है कि नहीं पता है। तो जब E की जगह पर इसको पुट कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, ये एक डिफरेंशियल फॉर्म बन जाता है। तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म मतलब ये ओम्स लॉ है हम लोग का, और इससे एक डिफरेंशियल फॉर्म पे कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग अगर बात करें V इज इक्वल टू आई आर पे, तो V इज इक्वल टू आई आर को हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि एक छोटे से एलिमेंट का हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है या कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसके लिए वो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। बट हम लोग इस पर ये यूज़ कर सकते हैं, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है। उसके बाद अगर एक छोटे से पार्ट की हम लोग को जो क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी पता है या उसका एक फंक्शन की तरह पता है, तो उसको इंटीग्रेट करके पूरे जो लेंथ है या फिर जो पूरा का पूरा कंडक्टर है उस पर जो भी चीज़ें डायमेंशन है उसके अलॉन्ग हम लोग इंटीग्रेट करके चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे अगर हम लोग आगे बढ़ें और इंटीग्रेट करें, dV इज इक्वल टू रो I बाई एस और यहाँ पे इंटीग्रेशन dl, ठीक है, तो हम लोग को ये इंटीग्रेट होके V मिल जाएगा और ये रो यहाँ पर जो I है उसको इधर रख दिया और ये इंटीग्रेट होगा तो ये L के बराबर हो जाएगा। अगर ये माना कि ये जो पूरा कंडक्टर है वो क्या है, L लेंथ का है। ठीक है, अगर ये L लेंथ का है तो ये निकल कर L आ जाएगा। तो इस L को ये जो इंटीग्रेट होने के बाद आया उसको यहाँ पर रख दिया और ये जो I है बाहर आ गया। तो देखिए ये निकल कर क्या आ गया, V इज इक्वल टू यहाँ पर I और ये R हम लोग का निकल कर आ जाता है। तो ये वाला जो कांस्टेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो क्या है, ये है हम लोग का एक कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये होता है उस मटेरियल का प्रॉपर्टी। क्लियर, और वो डिपेंड करती है मतलब ये जो ये है रो L बाई एस, ये है R, तो R इज इक्वल टू हो गया रो L बाई एस। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रो L बाई ए, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो निकल कर आया ये क्या निकल कर आया हम लोग का, ये निकल कर आया है रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हम लोग का L और A पर। ठीक है, जो R है वो डिपेंड कर रहा है L और A पर, जबकि ये जो रो है ये L, S या फिर R पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या है कांस्टेंट है इस जगह पर। मतलब कि इसको अगर चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया जाए, तो जो R है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L, और जैसे जैसे उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। क्लियर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है L बाई A, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग चेक करते हैं तो वो निकल कर आ जाता है ये, तो रो L बाई A। ठीक है, तो ये हम लोग के पास निकल कर आया। तो ये जो रो है, रो क्या है, रो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मतलब कि अगर कॉपर लिया जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कॉपर लिया जाएगा तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी
ठीक है। बट होगा क्या कि अगर कॉपर का हमने एक रॉड कंसीडर किया जो कि है 1 मीटर लंबा, ठीक है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट अस सपोज वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो रो है, क्योंकि कॉपर का है तो वो रो अगर है रो नॉट, ठीक है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। अब इसी तरीके से कोई यहां पर दूसरा रॉड ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो है आधी, बट वो बना है कॉपर से ही, तो जो रो होगा वो रो नॉट ही लेंगे, बट जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वही सेम लिया है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कन्फिग्रेशन अलग है, मटेरियल सेम है, कन्फिग्रेशन अलग है, इस वजह से इन दो जो मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। उन दोनों का क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा, बट उनकी जो रेजिस्टिविटी है, यानी कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि रजिस्ट करती है करंट के फ्लो को, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है हम लोग की वो क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, कमेंट पे लिखिए किसकी होती है वो होती है मटेरियल की, ठीक है। अगर हम लोगों ने गोल्ड लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी हर गोल्ड के लिए सेम होगी, मतलब अगर उस गोल्ड का हम लोग क्या करें, एक लंबा सा तार बना दें तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर उसी वायर का हम लोग या फिर कह दें कि उसी गोल्ड का हम लोग वायर की बजाय सीट बना दें तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। बट क्योंकि वहां पर जो लेंथ है, एरिया है क्रॉस सेक्शनल, वो डिफरेंट है, उसकी वजह से उन दो जो कन्फिग्रेशन पर हम लोग के पास गोल्ड है, एक वायर के फॉर्म पे और एक शीट के फॉर्म पे, दोनों में जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। बात समझ पे आई? ठीक है। तो यहां से हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले आ गए कि कौन कौन से, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये जिसको हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं, और ये आ गया, और जो अभी पहले किया था वो आ गया। तो इन सबको अभी हमें याद रखना है और कैसे यूज करना है वो आगे समझेंगे। क्लियर? तो ये अब बढ़ते हैं इस पे आगे, जहां पर ये जो R है वो है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और S है एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अब इसमें अगर बात करें कि इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो रेजिस्टेंस है हम लोग का वो किसी मटेरियल के द्वारा बनाया गया जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ और एरिया को चेंज करके हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी रो नहीं, सिग्मा, ये सिग्मा है। और सिग्मा क्या है यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी, ठीक है। ये होता है हम लोग का कंडक्टिव नहीं, ये कंडक्टेंस होता है, ठीक है। ये जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है हम लोग का सिग्मा जो निकल के आया वो निकल के आ गया यहाँ पर कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा निकल कर आ गई कंडक्टिविटी, जैसे कि जो रो होती है वो जो होती है वो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल कर आया, अगर इसको लिखना चाहे तो जो रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग का जो होता है वो रेजिस्टिविटी के उससे आता है, टर्म से, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है सिग्मा। सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, और जो रो है वो हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो हो गया रेजिस्टिविटी, दो चीज़ें। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि किसी मटेरियल की, अब देखिए मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है हम लोग की दूसरी चीज़ पे। जैसे जो जो हम लोग की कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है Ne² τ/m, जो कि हम लोग डिराइव कर निकाले हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये निकाला था, तो उसमें ये जो सिग्मा है वो ये है, और ये क्या है? कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी जो है हम लोग की किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज के स्क्वायर पे, रिलैक्सेशन टाइम पे, और
मास के वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उस चार्ज का मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? तो अगर इसी को मैं इस रिलेशन से देखूं तो जो रो है हम लोग का रेजिस्टिविटी, वो हम लोग को मिल जाएगा m/n/e² टाउ। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे रजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा करंट, तो उसकी वजह से जो रजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर? तो इन जो फॉर्मूले हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पर कि हम लोग से डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो इस पे पुट करेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। एन पुट कर देंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n इज इक्वल टू n/v, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये होता है ये। क्लियर? अब इस पे अगर हम लोग देखें कि जो हम लोग का एक कंडक्टर है, अगर उसको हीटअप किया जाए तो क्या उसका जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी वो चेंज होगी? तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं इस फॉर्मूले को एक बार और। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है रेजिस्टिविटी का, वो क्या निकल कर आया, रो इज इक्वल टू m/n/e² टाउ। टाउ जहां पर क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है और हम लोग को उसी में बात करना हो रिलैक्सेशन टाइम का, तो वो क्या होगा? तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, अभी जैसे मैं बता कर आया था कि किसी एक कंडक्टर के अंदर अगर दो यहाँ पर ऐसे चार्जेस हैं और उसमें इस चार्ज से उस चार्ज तक पहुँच रहा है, बट कोई रास्ते में तीसरा चार्ज मिल गया, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहा है और रास्ते में कोई दूसरा चार्ज मिल गया जिससे वो टकरा गया, तो इस टकराने के जस्ट पहले तक कितना टाइम लगा उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्स होके वो कब तक घूमा बिना टकराए हुए। ठीक है, तो वो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो अगर ये है हम लोग का, और रिलैक्सेशन टाइम यहां पर क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जो रजिस्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ या ना? नहीं समझ पाया? दोबारा रिपीट करता हूं। तो यहां पर क्या है कि अगर यहां पर ये कंडक्टर है और उस कंडक्टर में एक मतलब एक जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज से टकरा रहा है, ठीक है, और इनके आपस में टकराने की जस्ट पहले तक का जो टाइम होता है, इसके पिछले, मतलब कि ये मान लीजिए ये पार्टिकल किसी और से टकराया था और उसके टकराने के बाद वो इस पार्टिकल की तरफ बढ़ा, ठीक है, और वो यहां से इस पे टकराने के जस्ट पहले तक का जो टाइम होगा, यहां से यहां तक मूव करने का जो टाइम होगा, वो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा बिटवीन दीज टू कॉलिजन। तो अगर हम लोग का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए, यानी कि वो टकरा ना रहा हो, सिंपली वो क्या कर रहा हो, यहां से उसको इधर मूव करना है, वो सिंपली ऐसे मूव करता जा रहा है, उसको टकराने की जरूरत क्या है, उसको तो फ्लो करना है ना, तो वो इधर से इधर फ्लो कर जाए। बट होता ऐसा नहीं है, वो जाना इधर चाह रहा होता है बट वो किसी से टकरा के वो इधर चला जाता है, ये इधर जा ही नहीं पाता। तो अगर वो टकराएगा नहीं, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। टकराएगा नहीं, जब टकराएगा नहीं तो जो टाइम होगा वो और बढ़ जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। क्लियर? तो अब हम लोग के पास क्या है कि जैसे एक आप सिचुएशन कंसीडर करिए, ये बात समझ पे आ गई? तो अब एक सिचुएशन कंसीडर करिए कि आप एक कमरे में हैं, ठीक है, और उस कमरे में क्या है, दो दरवाजे हैं। आप एक कमरे में हैं और उस कमरे में हैं दो दरवाजे। एक जो दरवाजा है वो दूसरे दरवाजे के एकदम सामने है, ठीक है, वो दूसरे दरवाजे के एकदम सामने है। मतलब कि अगर कोई इधर से घुसे और उधर निकलना चाहे तो वो एकदम भागते हुए इधर से उधर जा सकता है, इतनी उसके पास जो जगह है वो मौजूद है, ठीक है। तो अगर वो इधर से उधर जाना चाहे और कोई एक इंसान यहाँ से इंटर करे, ठीक है, अगर कोई एक इंसान यहाँ से इंटर करे तो वो क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा कमरा खाली है तो इधर से घुसेगा और तुरंत भागता हुआ उधर पहुंच जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये किसी चीज से टकराया नहीं, तो ये तुरंत भागते हुए बाहर निकल गया,
तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, रजिस्टिविटी बहुत कम है। यानी कि ये यहाँ जब अंदर गया तो किसी से टकराया ही नहीं, ठीक है, और वो आगे निकल गया। इसी में अगर क्या होता कि इसी कमरे के अंदर उस पर बैठे होते, लेट अस सपोज उसके रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार में कौन कौन, यहाँ फूफा जी बैठे होते, यहाँ ताऊ जी बैठे होते, यहाँ कोई दूर के ताऊ जी बैठे होते, यहाँ दूर के फूफा जी बैठे होते, तो अब होता क्या, वो इस कमरे में एंटर किया तो अब अगर वो फूफा जी के पैर नहीं छुएगा, ठीक है, अगर वो फूफा जी के पैर नहीं छुएगा तो फूफा जी तो गुस्सा हो जाएंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कमरे में एंटर किया, अब वो जाके मिलेगा फूफा जी से, यानी कि इंटरेक्शन होगा उसका फूफा जी के साथ। तो वो सीधा ना जाकर वो पहुंच जाएगा इधर, उसके बाद फिर जाएगा इनके पास, फिर जाएगा इनके पास, फिर जाएगा इनके पास, तब जाके कहीं बाहर निकलेगा। तो यहाँ से वो क्या, हम इसको मान सकते हैं कि वो इधर से गया और इनसे टकराया, फिर इनसे टकराया, फिर इनसे टकराया, फिर इनसे टकराया और फिर जाके बाहर निकला। तो एवरेज जो यहाँ पर टाइम लगा वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब वो रिलैक्स्ड मोड पे कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला। यानी कि जैसे फ्रीली पहले चल रहा था वो अब वैसा फ्रीली यहाँ पर नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रिलैक्सेशन जो टाइम था वो यहाँ पर घट गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। पहले क्या था, यहाँ से जब एंटर किया था वहाँ से उधर निकल गया था। हाँ, फिर फूफा जी शादी में वापस नहीं आएंगे ठीक है, तो बिल्कुल यही होगा। तो उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन की वजह से जो यहाँ पे उसका जो फ्री घूमने वाला टाइम है, ठीक है, फ्री घूमने वाला टाइम वो घट गया, जिसकी वजह से ये कहा जाएगा कि इस कमरे में जब वो एंटर किया तो उस कमरे का रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिमिलर होता है यहाँ पर कि जब कोई पार्टिकल किसी कंडक्टर में इधर से घुस के इधर निकलना चाहे तो यहाँ पर कोई अगर दूसरे पार्टिकल ना होंगे तो वो क्या होगा, सिंपली घुसेगा उधर चल जाएगा। बट होता क्या है कि सिर्फ एक चार्ज नहीं होता, बहुत ढेर सारे यहाँ पे चार्जेस होते हैं जो कि ऐसे मूव कर रहे होते हैं और उन पे कुछ रैंडम डायरेक्शन पे भी मोशन होता है, जिसकी वजह से अगर ये चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये किसी दूसरे चार्ज से जाके क्या हो गया, टकरा गया, ठीक है, इधर जाने की कोशिश कर रहा था, ये जाके ये वाला जो था वो आगे आ गया और ये जाके इससे टकरा गया। तो अब होगा क्या कि यहां से ये आगे बढ़ेगा बट ये तो टकराया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज हो गया। वो रिलैक्स्ड अब नहीं घूम पा रहा, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद कोई और चार्ज मिल जाएगा, उससे टकराएगा, फिर उससे टकराएगा, इस तरह करते करते जाएगा। तो देखो यहां पर जो पाथ है वो भी उसका बढ़ गया, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि उसका जो फ्लो है उस पे रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम घटने में जो हम लोग का ये रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या बात करनी है कि रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, या फिर रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो अभी हम लोग ने समझ लिया कि जो टाउ है अगर वो डिक्रीज हो तो हम लोग का जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ये अगर हम लोग ने समझ लिया है तो अब इस पे क्या देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेजिस्टिविटी है उस पे क्या फर्क पड़ता है। तो इस पे थोड़ा सा यहां पर जो सिचुएशन है उसको थोड़ा चेंज करते हैं कि ये जो कमरा है ये कमरा वैसा ही है, ठीक है, ये कमरा वैसा ही है, बट यहां पर क्या है, यहां पर बहुत लोग अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो कमरा है यहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, पहले से ही यहां पर खूब तगड़ा फंक्शन चल रहा है कोई, ठीक है, शादी का माहौल है, सब इधर उधर भाग रहे हैं और सब के सब कुछ किसी ना किसी काम पे लगे हैं। वो कह रहा है कि ये तैयारी करो, वो कह रहा है ये तैयारी करो, इस तरह करते करते सब कुछ चल रहा है। तो अब यहां पर कोई एंटर किया, ठीक है, वो एंटर किया तो वो क्या करेगा, सबसे मिलते मिलाते और यहां से बाहर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगर क्या हुआ, ये पता चला कि बारात आ गई दरवाजे पे, ठीक है, अगर पता चले कि बारात आ गई दरवाजे पे तो माहौल में जो गर्मी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माहौल में गर्मी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सब
कि सब अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे, वो आ जाएंगे स्वागत करने के लिए, तो उसकी वजह से होगा क्या, हम ये मान सकते हैं कि जो अंदर यहाँ पर ये है पूरा का पूरा ये, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो यहाँ पर पार्टिकल्स है अंदर, उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन पर किसी भी तरीके से आड़े तिरछे भाग रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपस में टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, तो किसी भी पार्टिकल का फ्री घूम पाना ज़्यादा समय के लिए वो नहीं हो पाएगा, वो किसी ना किसी से मिलता जुलता रहेगा, यानी कि किसी ना किसी से टकराता रहेगा। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ गई। क्लियर? तो ये केस होता है किस पे? कंडक्टर्स के केस में। तो कंडक्टर्स के केस में जैसे हम लोग का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ, फिर उसको ऐड करते हैं 1 के साथ और रो नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रो नॉट हम लोग की क्या है, ये हम लोग की रेजिस्टिविटी होती है, जब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये किसी टी टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टिविटी ऐसी है। ठीक है, निकल कर आए, बात समझ पा रहा है? तो इस तरीके से मतलब ये 0 डिग्री पे कितना टेम्परेचर होता है वो हम लोग इस पे इसको देखते हैं कि ये कितना है, ये रो नॉट। तो इस तरीके से ये जो हम लोग का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो नॉट, ये यहाँ पर बना। तो होता क्या है कि कंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है कंडक्टर का, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही, इंक्रीज करेगी रेजिस्टिविटी। हाँ, BSc मैथ्स, आप अभी BSc में हैं? किस कॉलेज से BSc कर रहे हैं? कहाँ है आपका कॉलेज? नाम क्या है आपका? तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये हम लोग के पास निकल के आ गया रिलेशन किसका? रेजिस्टिविटी का। और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का भी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है वो। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि अगर हम लोग को दिया हो कि पहले टेम्परेचर कुछ था फिर टेम्परेचर कुछ हो गया, तो उससे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे। और क्योंकि डेल्टा भी मैंने बताया, डेल्टा होता है चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का इस्तेमाल करके उस पर अल्फा, ये हम लोग को टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, हर एक मटेरियल का अपना अपना होता है कि कितने टेम्परेचर के साथ वो जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो कितनी चेंज होगी, वो यहाँ पर होता है। तो फिर उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के इस पे ऐड करके फिर इस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीजें इस पे ध्यान देनी है। आगे चलते हैं। अब अभी ओम्स लॉ बताया कि ओम्स लॉ तो होता है हम लोग का, वो क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, सिर्फ ये जो होता है रेजिस्टेंस वो नहीं होता। ठीक है, यहां पर जो हम लोग का ओम्स लॉ है, सिर्फ इतना ही नहीं होता V इज इक्वल टू आई आर। एक्चुअली इसके साथ एक लाइन जुड़ी होती है, वो लाइन होती है क्या? अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं, किस स्कूल में? आपने नाम BSc मैथ्स रख रखा है, कोई नहीं, स्कूल का नाम क्या है आपके? यहां पर क्या है, अब जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, ये हम लोग का ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ हम लोग का सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके साथ हम लोग को एक लाइन ऐड करनी होती है। वो लाइन होती है कि इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशन में आ जाता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उसके चारों तरफ जो भी ये चीजें होती हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सब उसके चारों तरफ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जब भी हम लोग देख रहे हो, जब भी उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, फिर उस पर देख रहे हो करंट कितना बढ़ रहा है, उन सब में हम लोग जो उसकी फिजिकल कंडीशंस है उनको सेम रखकर चलना होता है हम लोग को। अगर उनको सेम रखकर नहीं चलेंगे तो ये जो हम लोग का है V इज इक्वल टू आई आर, ये वैलिड नहीं रहता। तो यहीं से जन्म लेती हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि जो हम लोग के डिवाइसेस होते हैं रियल लाइफ में, वो सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि वो ओम्स लॉ को हमेशा फॉलो करते हों। यानी कि जैसे हम लोग ये देखें, पहला वाला, इसमें क्या है कि इस पे क्या दिखा रहा है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता तो ग्राफ जो हम लोग का ब्लू कलर से बन रहा है वो इस डॉटेड लाइन वाले को फॉलो करते हुए एक स्ट्रेट
पाथ बनाता। बट यहां पर क्या हुआ कि ये जो v है वो अब प्रोपोर्शनल नहीं है i के, जो v है वो प्रोपोर्शनल नहीं है i के, इस जगह पर ये निकल कर आया। ठीक है, यानी कि यहां पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने अभी बात करी। अच्छा, आप हैं कहां से? ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बुलंदशहर से। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको? इस पे कुछ और आपको एडिशन चाहिए कि क्या कमी लग रही है, क्या चेंजेस इस पे करने चाहिए, बताइए। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे ये हम लोग का जो v इज इक्वल टू आई आर है, उसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पर, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से जो हम लोग का r है वो बदल जाएगा। अब देखो v इक्वल टू आई आर, ये तभी, मतलब कि इस चीज पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i ये तभी है जब ये जो r है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। मतलब कि जो डिवाइस हमने लिया या जो मटेरियल हम लोग ने लिया है, जिस कॉन्फ़िगरेशन का लिया है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो सेम रहे। मतलब कि अगर मैंने इसको ले लिया, ठीक है, लेट अस सपोज मुझे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि इसका रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, फिर कितना है, और उसके बाद फिर इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस पे करंट कितना चेंज हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है हम लोग का, वो यही रहेगा। कब रहेगा? जब ये जो मटेरियल है ये वैसा का वैसा ही रहे। ऐसा ना हो कि बीच एक्सपेरिमेंट पे मैं इसको हटा दूं और इसको ले आऊं। तो अगर इसको हटा के इसको ले आऊंगा तो मटेरियल क्या होगा? चेंज होगा। जो लेंथ है, साइज है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब चेंज होगा। यानी कि इसको हटाने से और इसको लाने से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया। उस केस पे ये जो चीज़ है वो फिक्स नहीं रहेगी, मतलब ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। तो सेम चीज़ हुआ यहाँ पर, जब ये देखने में तो ये था कि यही है, बट क्योंकि इस पे करंट फ्लो हो रहा है और करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ पे आई? तो जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हम लोग का ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है वो फॉलो नहीं होगा, यानी कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें एग्जाम में? तो देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, तो ये मानिए कि उस क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकालना है। सबसे पहली बात ये समझिए कि वो जो पूरा का पूरा हम लोग का क्वेश्चन है उसी की हेल्प से ही हम लोग को आंसर निकालना है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी या कोई भी उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को, तो उसको कोई दूसरा इंसान नहीं बताएगा कोई इन्फॉर्मेशन, उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ही मिलेगी। तो हम लोग को सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन पे जो इन्फॉर्मेशन दी है तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है। सबसे पहला पॉइंट ये सबसे पहले लाना है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद फिर इससे इंफॉर्मेशन को निकालना होता है और पार्ट्स में रखना होता है, क्योंकि हम लोग बड़े से क्वेश्चन को कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं और उसको पढ़कर फिर इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल आई। मान लीजिए 5-6 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं और उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई उसको हम लोग छोटे पार्ट्स पे लिख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ, जैसे v सीरीज टू बी प्रोपोर्शनल टू i, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे करके क्या लिख दूंगा कि जो v है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कुछ ऐसा मैं साइन बनाकर लिख दूंगा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। फिर उसके आगे कोई अलग इन्फॉर्मेशन लिखिए, उसको निकालकर मैं छोटे पॉइंट्स पर लिख लूंगा। ऐसे करते करते क्वेश्चन को ब्रेक किया, उससे इन्फॉर्मेशन निकाली और उसको अपने पास रख लिया। उसके बाद हम लोग को जब ये पढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ ये भी सोचते रहना होता है कि ये आखिर इसमें जो चीज़ दी हुई है उसको हम फिजिकली कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी हमें सोचना होता है, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जब वो ऐसा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पर कौन सा, ये इन्फॉर्मेशन देखकर, जैसे कि मान लीजिए टर्म आ गया कुछ इस तरीके की, रो है L और A, जो इन्फॉर्मेशन आपकी निकल के आई,
ये निकल कर आ गया, रो एल और ए इस तरीके से निकल के आ गया। तो ये किस फॉर्मूले में होता है और हमें फाइंड करना है क्या, आर फाइंड करना है। तो ये चार चीजें किस फॉर्मूले में होती हैं इसको ध्यान करिए। तो क्या मिलेगा, ये हमें समझ पे आएगा कि ये जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो फिर उसको अप्लाई कर देंगे, आंसर हम लोग का निकल कर आ जाएगा। क्लियर, बात समझ पे आई। तो अब बढ़ते हैं किस पे, कि जो ओम्स लॉ का है वो हम लोग का आगे किस जगह पर वैलिड नहीं होता है। तो इस पे जो दूसरा केस फॉर्म होता है वो क्या है, उसमें हम लोग का देखिए यहां पर पहला तो क्या है कि ये जो ओम्स लॉ है वो तब नहीं होगा जब कोई मटेरियल पे करंट फ्लो हो और उस पे हीट अप हो जाए वो मटेरियल, और उसकी वजह से जो उसकी फिजिकल कंडीशंस है चेंज हो जाए, यानी कि जैसे रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो उस केस पर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वो चीज़ फॉलो नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि जैसे अगर इस ग्राफ को देखा जाए जो कि है वोल्टेज और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, ये एक डायोड का ग्राफ है। ठीक है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें कि अगर एक कंडक्टर है जैसे, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर ऐसे इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो जो वैल्यू करंट के इधर से इधर फ्लो होने में होगी वही वैल्यू उधर से इधर फ्लो होने में होगी। ये हमारे अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक सिंपल सा कंडक्टर लें उसके बारे में। बट जैसे कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड्स, उस केस में जैसे कि पीएन जंक्शन है, तो उस केस में अब पीएन जंक्शन क्या होता है वो हम लोग का सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पे आएगा। बट एक समझ सकते हैं कि वो सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है, मतलब कि ना तो कंडक्टर होता है वो मटेरियल, ना तो इंसुलेटर होता है, उसकी प्रॉपर्टी बीच में लाई करती हैं। और आज जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा पा रहा हूँ आपको इस लाइव सेशन के थ्रू, कैसे, कंप्यूटर्स का यूज़ करके। ठीक है, डिवाइसेस छोटे हो गए, उनका साइज छोटा हो गया, मोबाइल है, आप मोबाइल पर देख पा रहे हैं, तो ये सब उन सेमी कंडक्टर्स की वजह से ही पॉसिबल है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या निकल कर आए बात कि वो जैसे पीएन जंक्शन हम लोग ने लिया, उन पीएन जंक्शन पे अगर मैं चेक करूं कि इधर से इधर करंट फ्लो जब हो रहा है तो कितनी वैल्यू है, और इधर से इधर कितना फ्लो हो रहा है तो क्या वैल्यू है। मतलब कि पहले हम लोग ने जो बैटरी थी वो ऐसे लगाई थी, और दूसरे केस में जो बैटरी लगाई उस पर हम लोग ने इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, पहले केस में ऐसे था, दूसरे केस में ऐसे कर दिया। तो दोनों केस में डायरेक्शन रिवर्स करने में जो वैल्यू है करंट की वो चेंज हो जाएगी, यानी कि V का डायरेक्शन चेंज करने में हम लोग की जो I है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी जब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लें, अगर इसको निगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को लगाएं तो इस तरीके का कर्व नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके का कर्व हम लोग को मिलेगा। ठीक है, जो कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा हम लोग का बनता है, एक्स और वाई अगर नाम दें या आई वी नाम दें इस तरीके से, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। और इसकी जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ड्रॉ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ओम्स लॉ जिसको जो फॉलो करते हैं डिवाइसेस। बट यहाँ पर क्या है, ये इसको फॉलो नहीं करता। इसी में हम लोग का एक आता है तीसरा जो डायग्राम है या कह ले कि केस है, वो किस तरीके से जहां पर ओम्स लॉ नहीं होता। जैसे कि हम लोग के पास एक यहां पर मटेरियल है जिसमें कि पहले क्या हो रहा है, देखिए वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो पहले करंट बढ़ रहा है, उसके बाद यहां तक तो क्या था, लीनियर था, यहां से यहां तक ग्राफ कैसा था, लीनियर था, एक स्ट्रेट लाइन था। उसके बाद यहां से ये जो हम लोग का ये ग्राफ है वो कैसे करने लगा, एक कर्व शेप लेने लगा, और उसके बाद यहां से ये ऐसा डिक्रीज होने लगा। यहां से यहां कैसा है, ये नॉन लीनियर रीजन है। पहले तो यहां बढ़ ही रहा था, उसके बाद यहां से ये करंट डिक्रीज होने लगा, उसके बाद फिर कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो इस तरीके के भी मटेरियल्स होते हैं। बात समझ पे आई। तो ये जो हम 3 केस मैंने लिए, इसमें क्या है, वो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ इस जगह पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे।
हम लोग ने देख लिया कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है, ये सब समझ गए। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए, अब क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली तो ऐसे आ नहीं जाएंगे, तो जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो ये होता है कि हम लोग को दिया होगा कुछ इस तरीके से कि करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ पर हैं दो तरीके के मटेरियल और उनको यहाँ पर टच कर दिया गया है। लेट अस सपोज एक मटेरियल है कॉपर का और दूसरा है गोल्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके के मटेरियल है, या फिर आयरन मान लीजिए, ये दो ऐसे हम लोग के मटेरियल हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक की है रो 1 दूसरे की है रो 2। तो इनको जब यहाँ पर ऐसे टच कराया गया, ठीक है, इस जगह पर ये जो डॉटेड लाइन बनी यहाँ पर टच कराया गया, तो क्योंकि इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी अलग अलग है उसकी वजह से क्या होगा, इस जंक्शन पर, ठीक है, जहां पर ये दोनों टच कर रहे थे वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होंगे कुछ। कैसे, इसको अगर आप समझना चाहें इस तरीके से कि आप पानी फ्लो करा रहे हैं एक पाइप से, ठीक है, एक पाइप से आप पानी फ्लो करा रहे हैं और उस पाइप में जब पानी फ्लो हो रहा है तो जब तक वो पाइप के अंदर है उसके पास एक होमोजीनियस ऐसा मीडियम है और वो ऐसा मूव करता जा रहा है। बट जैसे ही उसके आगे आपने कोई ऐसा लगा दिया क्या कहते हैं, कनेक्टर, ठीक है, जैसे आपको दूसरा पाइप कनेक्ट करना है, आपने इस जगह पर ऐसे कनेक्टर लगा दिया और यहाँ पर दूसरा पाइप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से इधर दूसरा पाइप कनेक्ट कर दिया। तो अब ये कनेक्टर यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो एरिया था, जो यहाँ पर मटेरियल था वो सब डिफरेंट हो गया, तो उसकी वजह से जो पानी है वो यहाँ पर एक चेंज महसूस करेगा और उस चेंज की वजह से पानी इस जगह पर रुकेगा, थोड़ा रुक कर जाएगा। बात समझ पे आई? तो जब यहाँ पर पानी रुक कर जाएगा, बिल्कुल वैसा ही होता है कुछ यहाँ पर, जहाँ जब हम लोग दो डिफरेंट रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स को एक साथ टच करते हैं और उस पर करंट फ्लो होता है, तो जो यहाँ पर इंटरफेस होता है उसमें इस जगह पर क्या होता है कि वो चार्जेस वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। नॉट क्लियर एग्जाम्पल, तो इसका आपको अच्छे से तब समझ पर आएगा जब मैं ये बताऊंगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनको किस तरीके से हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये बताऊंगा। फिर उसके बाद जाकर उस पर बात आएगी कि अगर दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग मिला दें तो क्या होगा, उस पर क्या प्रोसेस होगी, तब जाके आता है पीएन जंक्शन। तो आपको सिर्फ अभी पीएन जंक्शन समझने के लिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो वो सारे की सारी चीज़ें कवर होंगी किस पे, एक अलग जो हम लोग का लेक्चर होगा उस पर। तो अभी अगर मैं एग्जाम्पल दे भी दूँ तो वो आपको समझ पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल आपके लिए अभी वही है कि जैसे अभी हम लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब में पीएन जंक्शन हम लोग के इस्तेमाल होते हैं। कुछ आप मान सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स की वो एक प्रॉपर्टी अपनी होल्ड करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसा ही, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, उसकी हेल्प से जो चीज़ें बनी होती हैं वो उनसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। बताया मैंने क्या क्या आपको जानना होगा, तब जाके पीएन जंक्शन समझ पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात होती है कि ये जो हम लोग का यहाँ पर है, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, ठीक है, तो उस इवन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग देखें कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की जो रेजिस्टिविटी वो क्या है, डिफरेंट है। और जो करंट डेंसिटी होती है वो थ्रू आउट द इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस पर सेम होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम होगी, डिफरेंट होगी, ये सब होगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और जब इसको हम लोग बदलते हैं तो ये हो जाता है 1 सिग्मा, और यहाँ पर J, और 1 सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं रो, तो ये E इज इक्वल टू रो J बन जाता है। तो इसी का यूज़ करके यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको लिखा गया कि E1 इज इक्वल टू रो 1J, ये इसके लिए लिख दिया गया, और E2 इज इक्वल टू रो 2J। तो इस जगह पर ये हो गया E1, और इस रिंग के जस्ट इस तरफ वो हो गई E2।
ठीक है, ये हो गया E1 और उधर हो गया E2, जो कि ρ1 जे और ρ2 जे के बराबर। ध्यान रखिएगा कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट डेंसिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाई होता है हम लोग का, फाई होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक इमेजनरी, अगर हम लोग एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को क्या करे, अपने सरफेसेस पर एग्जिस्ट कराए, तो होगा क्या उससे कि उस गॉसियन सरफेस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो फ्लक्स इनपुट कर रहा है और आउटपुट हो रहा है उसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि फ्लक्स फाइनली कितना बाहर जा रहा है। इस तरफ हम लोग का E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इधर जो हो गया इसी सरफेस को सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे रिड्यूस कर देंगे एक ही पॉइंट पर। जो अभी सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया था उसको क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर लाकर हम लोग एक ऐसा सर्कल जैसा मान लेंगे, और इसी पॉइंट के इस तरफ वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E2 बोलेंगे, और उधर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी पॉइंट पर उसको E1 बोलेंगे। तो E2 माइनस E1 हम लोग करेंगे, और वो भी कैसा, फ्लक्स निकाल के। तो E2S, S क्या है यहाँ पर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो E2S क्यों ऐसा, क्योंकि जो फाई होता है वो हम लोग का E इंटू जो एरिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, EA। ठीक है, EA कॉस थीटा, ये होता है फाई। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पर ये निकल के आ गया E2S माइनस E1S इज इक्वल टू QJ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। QJ क्या माना कि जो भी चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था इस जंक्शन में कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था। तो ऐसा करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ गया ये कि जो E2 है, ठीक है, अब E2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρ1 जे। तो जब इसको ρ1 जे लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ρ1 जे इंटू एस माइनस ρ1 जे इंटू एस। और जे इंटू एस मतलब कि करंट डेंसिटी इंटू एरिया, वो होता है करंट के बराबर। तो ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा आई के बराबर। तो अब यहाँ पे 2 ले रहे थे पहले, तो ये ρ2 और यहाँ पे ρ1, तो ρ2 आई माइनस ρ1 आई, ये बराबर हो गया QJ। जे क्या है यहाँ पर, जंक्शन से मतलब है। ठीक है, यहाँ पर ये जे करंट डेंसिटी वाला जे नहीं है, ये जंक्शन से मतलब है। इसको स्मॉल पे भी ऐसे लिख सकते हैं, जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से जब एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, ये हो गया ये। ठीक है, ये निकल कर आया यहाँ पे ये। ठीक है, तो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है जंक्शन पर वो कितना निकल कर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ρ2 माइनस ρ1 इंटू आई। और आई कैसे निकालेंगे हम लोग, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा इसके क्रॉस, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो हम लोग जो क्योंकि सीरीज पे रेजिस्टेंस, तो इसका हम लोग R1 प्लस R2 ऐसे डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से, तो आई निकल कर आ जाएगा, और वहां से फिर हम लोग इसको चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग का एग्जामिनेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है हम लोग का, उसमें देखिए आप इसको जो अपने 10th क्लास है उस पर भी पढ़ कर आए, तो कुछ याद आ रहा है, थोड़ा रिकॉल करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जो हमें बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम लोग का ये अगर देखें तो वो तब कहेंगे जब, अगर ये मान लें कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक हाथ इधर है और दूसरा हाथ इधर है, इसका एक हाथ इधर, इसका एक हाथ इधर, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के सिर्फ एक हाथ आपस में जुड़े हों, दूसरे हाथ आपस में ना जुड़े हों, उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं, सीरीज पे हैं। यानी कि आप हैं, आपके दो और फ्रेंड हैं, तो आपने अपने एक फ्रेंड का हाथ पकड़ा, उसने जो दूसरा फ्रेंड है आपका उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, तो आपका एक हैंड फ्री है, एक हाथ से आप दूसरे फ्रेंड को पकड़े, उसने अपने दूसरे हाथ से एक तीसरे जो फ्रेंड है उसको पकड़ रखा है। तो इससे क्या हुआ, एक सीरीज फॉर्म हुई। तो सेम चीज यहां पर भी होता है। क्लियर? तो ये हो गया सीरीज
हम लोग का कॉम्बिनेशन। इस केस पर जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, अगर हम लोग कुछ ऐसा दें कि ये R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, ठीक है, और फिर R4 है, इस तरीके से करते करते बहुत ढेर सारे इस जगह पर रेजिस्टेंस हैं, तो क्या होगा, इस जगह पर हम लोग ये कहेंगे कि जो टोटल, अगर यहाँ पर बात करी जाए एक्स और वाई के अबाउट कि कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल इसका पूरा, तो वो इसका हो जाएगा ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी तरीके से सीरीज पे n तक हम लोग के लगे हों तो वो क्या हो जाएगा, प्लस R4 डॉट 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 Rn तक, ठीक है। अब इसी में एक और चीज आ जाती है कि अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, R के ही बराबर हो, तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है n R के बराबर। n क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इससे R से, और हर एक रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज निकल कर आता है, ये किस केस में है, ये उस केस में जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे हो, सेम हो, तो उस केस में जो हर एक रेजिस्टर पर वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, V/N, जहां पर V क्या है, ये अप्लाइड वोल्टेज जो कि इस बैटरी का वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई किया वो n पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां पर देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, ठीक है, आपने उनका लेफ्ट से अपने लेफ्ट से उनका राइट हैंड पकड़ रखा है, आपने अपने राइट हैंड से उनका लेफ्ट हैंड पकड़ रखा है, ठीक है, यानी कि दोनों टर्मिनल्स जो कनेक्टेड हैं रजिस्टर के वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं कि ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और दूसरा कनेक्टेड जो टर्मिनल है वो भी इधर से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस केस पर जो यहाँ पर वोल्टेज जाता है हर एक रजिस्टर पर सेम जाता है, और जो करंट वाला होता है ना केस, मतलब कि सीरीज वाला, उसमें हर एक रजिस्टर पर करंट सेम जाता है, वहां पर वोल्टेज डिवाइड होता है। और जबकि यहां पर वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है, यानी कि अगर यहां से I करंट जा रहा है तो यहां पर डिफरेंट जाएगा करंट और यहां पर करंट डिफरेंट जाएगा। क्लियर। बट अगर यहां पर वोल्टेज V दिया है तो इधर पे भी वोल्टेज V होगा और इधर पे भी वोल्टेज V होगा, ये यहां पर होता है। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हम लोग को ऐसे निकालना होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जो फाइनली यहाँ पर आगे अगर इसी तरीके से ऐड करते करते हम लोग अप टू n तक ऐड कर दें तो वो हो जाएंगे क्या, प्लस 1/R4 डॉट 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 1/Rn। कुछ इस तरीके से चीजें वहां तक ऐड होती जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहां पर ये बात की जाए कि अगर जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन सब का रेजिस्टेंस R ही हो, क्या हो, उन सब का रेजिस्टेंस R ही हो, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो निकलेगा इसी से कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इस तरह करते करते अगर अप टू n है तो ऊपर के सारे 1 मिलके कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा n/R, और R इक्विवेलेंट फिर निकल कर आ जाएगा R/n, ठीक है। यानी कि सेम वैल्यू के अगर रजिस्टर्स आपस में जुड़े हों तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, अगर दो यहां पर जुड़े हैं तो वो निकल कर आ जाएगा R/2। क्लियर, इस तरीके से। और जो करंट होगा उस केस में हर एक रजिस्टर पर I/N करंट जाएगा, ठीक है, समझ पे आया। तो इस तरीके से हम लोग को ये करना होता है। अब यहां पर आगे हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करके जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, वो निकालते हैं। तो देखिए, अगर सिंपली से क्या दे दिया जाए कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक रजिस्टर ऐसे लगा है, दूसरा रजिस्टर ऐसे लगा है, फिर तीसरा रजिस्टर ऐसे लगा है, चौथा ऐसे लगा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे। बट अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का आ गया कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से कि अगर एक कोई मटेरियल है कुछ इस तरीके का, ठीक है, लेट अस सपोज एक हम लोग के पास मटेरियल है किस तरीके का, इस तरीके का, जहां पर एक वायर है
और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, वो अगर इसको मान लें कि ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में वो बढ़ जाते जाते वो क्या होता जा रहा है, रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। तो उस केस में कैसे करेंगे? और देखिए ये वाले इस तरह के वाले जो क्वेश्चन है R1 R2 R3 करके जो भी वैल्यू दी हो, आपने इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में भी बहुत लगाए होंगे। बट अभी क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है उससे, जहां पर जो रजिस्टिविटी है वो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है। मतलब कि यहां पर जो मटेरियल है वो डिफरेंट होगा और यहां पर जो होगा वो सब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, जो रजिस्टिविटी है वो ऐसे फंक्शन ऑफ यहां पर x गिवन है। तो उस केस पे अगर हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको याद करेंगे, और वो क्या होता है हम लोग का R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां पर फंक्शन ऑफ x क्या है, मतलब x डायरेक्शन में जाते हुए चेंज क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी को हम लोग लिखेंगे ऐसा रो एक्स, और ये मानेंगे कि वो जो रजिस्टिविटी है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर एक पतली सी ऐसी एकदम रिंग। क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक पतली सी रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी जो विड्थ है, या फिर एक वायर कंसीडर कर रहे हैं जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है, dx है। ठीक है, और उस विड्थ से हम लोग ये देखेंगे कि उस पर कितना रेजिस्टेंस है। और इसी तरीके की जो हम लोग की dx विड्थ की या dx लेंथ की अगर हम लोग कंसीडर करें कि बहुत ढेर सारे यहाँ पर ऐसे सिलेंडर्स छोटे छोटे फॉर्म हैं, तो वो क्या होगा, वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हुए बहुत ढेर सारे सीरीज पे चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो सारा का सारा रेजिस्टेंस होगा उनको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब सम कर सकते हैं, बट ये क्या है, dx है, तो इंटीग्रेशन हम लोग का एक तरीके का सम होता है कंटिन्यूअस चीज़ पर। तो जो dr है उसको हम लोग ऐसे पहले डिस्क्राइब करेंगे कि r जो हो गया वो बन जाएगा dr। मतलब dr क्या है, इसका रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर dx विड्थ का हम लोग का वायर है जिसपे कि लेंथ उसकी dx है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो s है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी के बराबर होगा, ये जो है ये इसी के बराबर होगा s, तो वो निकल कर आ जाएगा ये। फिर इसको जब हम इधर से लेकर इधर तक इंटीग्रेट करेंगे r टोटल, तो वो निकल कर आ जाएगा कितना हम लोग का, dr इज इक्वल टू 0 टू यहाँ पर अब यहाँ से अगर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे 0 टू a, यहाँ पर ये रो नहीं आएगा, यहाँ पर a आएगा। लेट अस सपोज कि ये जो लेंथ है पूरी उसको a मान लिया है। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, रो टू a, यहाँ पर ऐसा 0 टू a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस लिमिट के साथ। ठीक है, तो रो x dx बाई s, इस तरीके से हम लोग जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इस कंडक्टर का फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाया हम लोग ने, ये माना कि जो छोटे छोटे हम लोग के यहाँ पे सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो सब के सब कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक, और उसका विड्थ dx माना, हर एक का कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि उसकी लेंथ की जगह पे ये हो गया, रजिस्टिविटी की जगह पर वो फंक्शन रख दिया, और s की जगह पर ये रख दिया। तो अब ये जो चीज़ें दी हैं वो किसी भी तरीके से चेंज करके दी जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ फंक्शन के फॉर्म में दी है उसी का इस्तेमाल कर लेना है और वहाँ पर उसको यूज़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि अगर यहाँ पर जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके के केस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या था, हम लोग का एरिया फिक्स था, अब क्या हो, एरिया ही चेंज हो रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है, और उस क्यूबॉइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये मान लीजिए कि ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये एक हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं x, और दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उधर से इस तरीके से y। तो हम लोग को जो फाइंड करना है रेजिस्टेंस, वो इनके अबाउट फाइंड करना है। और यहाँ पर जो रजिस्टर या कह लें कि जो रजिस्टिविटी है वो चेंज हो रही है, वो y डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अगर इसको इस तरीके से लें कि इधर x है और इधर ऊपर y है, तो इस डायरेक्शन पे ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर जो रजिस्टिविटी है वो वेरी कर रही है। मतलब कि जो रजिस्टिविटी है वो फंक्शन है किसका, y का।
ठीक है, वो y का फंक्शन है। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस हम लोग का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे अब देखिए। अब क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको माने कि ये जो यहां पर विड्थ है ये है W, और यहां पर एक जो हम लोग का एक ऐसा पतला सा एक ऐसा सेक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक पतली सी ऐसी सीट फॉर्म हो रही है जिसकी जो विड्थ मान रहे हैं हम लोग, ये वाली विड्थ वो कितनी है, ये वाली विड्थ अगर ऐसे एक मान रहे हैं इसको ऐसे, तो इसकी जो विड्थ है वो है कितनी, dy, ठीक है, वो कितनी विड्थ है, dy। तो जब dy विड्थ होगी तो अगर फिर हम लोग को इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ठीक है, जो कि होगा कितना, ये वाला पोर्शन होगा। तो इतना वाला क्यों ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई के अबाउट निकालना है। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस मिलाकर हम लोग का वाला एरिया को फॉर्म करेगा, क्योंकि इधर से इधर तक ऐसे जाएगा करंट, ठीक है। तो इसका जो एरिया फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा WD/y। W हो गया इसकी ऐसे विड्थ, मतलब ये वाली लेंथ, और dy हो गया इसका यहाँ पर ऐसा जो थिकनेस है वो। तो W इंटू dy हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये लेंथ इस पूरे ब्लॉक की L है तो वो L हो जाएगी। तो जो चेंज आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, एरिया में आ रहा है और रेजिस्टिविटी में आ रहा है। सिंस ये जो सारे ऐसे प्लेट्स होंगे वो जो हम लोग बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे ये चीज फॉर्म होगी, क्लियर। तो उससे 1/RT इज इक्वल टू 1/dr इज इक्वल टू 0 to h W/dy/L, और यहाँ पर जो रो वाई है वो ये निकल कर आ जाएगा क्या हम लोग का इसका फंक्शन। अब ये देखिए 1/RT क्यों किया गया है, ठीक है, 1/RT यहाँ पर RT से मतलब है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 1/RT क्यों किया गया वो समझिए। क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी ऐसे इस तरीके के dy विड्थ के हम dy थिकनेस के जो ये सेक्शंस फॉर्म होंगे वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है, और हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अप टू n। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, dr तो हम लोग जानते हैं ये हो गया, बट क्योंकि उस तरीके के dr कितने हैं, बहुत ढेर सारे हैं, 0 से लगा के h हाइट तक है, इस ये जो हाइट है इसकी h अगर टोटल है तो 0 से लगा के h हाइट तक है। तो उस केस में जो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/dr, और इसका यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to h। तो 0 to h और 1/dr, dr की जगह पर इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा रो वाई इंटू एल, तो एल को पहले लिख दिया गया है और WD/y ये आ गया। तो इसका यूज करके हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब चलते हैं आगे कि अगर हम लोग के पास फाइंड करना हो कंडक्टेंस, या फिर कह लीजिए हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, जहां पर अब देखिए ये चीज़ है उसको इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग ले लें तो कंडक्टेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये कंडक्टेंस वर्ड नहीं होगा क्योंकि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और यहाँ पर रेडियल कंडक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है कंडक्टेंस। तो फिर R और इसका कंडक्टेंस इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस का, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से, जहां पर हम लोग जैसे कि बात करें सबसे पहले कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, यानी कि अगर हम लोग के पास एक अंदर स्फेयर है जिसका रेडियस a है, और इस पॉइंट के अबाउट और इसके बाहर एक ऐसा दूसरा स्फेयर है जिसका जो सेंटर से रेडियस है वो कितना है, b है, और इस पॉइंट के अबाउट y के अबाउट x और y, ये जो दो x और y दिए हैं इनके अबाउट अगर हम लोग को फाइंड करना हो कि कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल, तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहले यही कि जो r होता है वो होता है रो L/A, जो r होता है वो होता है रो L/A। तो इसको जो r है इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू रो, और जो L है
एल हम लोग कंसिडर करेंगे इस डायरेक्शन पे, ठीक है। ये चीज़ है, ये जो वेरी कर रहा है इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो ये जो एल हो गया वो हो गया डी एक्स, और इसका जो एरिया है वो हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, जो आर होता है रेडियस उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ने ये वाला जो रेडियस है उसको क्या माना है, एक्स माना है, जो कि यहाँ पर एक ऐसा इस तरीके का सेल मानेंगे, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा हो रहा है। तो रो यहाँ पर एल, यहाँ पर इसकी जगह आ गया डी एक्स, जिसकी जो विड्थ ली थी वो, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। फिर इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल एक्स और वाई के अबाउट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। वो आ जाएगा डी आर ए टू बी, ए से लेकर बी तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये जो एक्स वेरी करेगा ए टू बी करेगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा रो बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/x आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिमिट रखेंगे, और यहाँ पर ये आ जाएगा, इस जगह पर रो आ जाएगा, यहाँ पर रो होना चाहिए, ठीक है। ये रो है ना, तो ये रो बाई 4 पाई, और यहाँ पर 1/a माइनस 1/b। तो ये फाइनली हम लोग का, अगर एक हम लोग को स्फेरिकल सेल इस तरीके से दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे कॉन्सेंट्रिक है, उस केस में हम लोग के पास रेजिस्टेंस ये निकल कर आएगा, ठीक है। अभी इस पे एक और केस लेते हैं जहां पर देखेंगे कि हमें फॉर कोएक्सियल सिलेंडर अगर हमें फाइंड करना हो, जिसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे, कुछ निकालेंगे 2 पाई एक्सएल। कैसे कि अगर एक कंसीडर करें सिलेंडर जो कि इस पे अंदर इस तरीके से है, और दूसरा जो कंडक्टर है उस पे वो इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। जो बाहर वाला कंडक्टर है वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप का है, और वो कुछ ऐसा रखा हुआ है। तो अंदर वाले का जो हम लोग का यहाँ पर रेडियस है वो हो गया a, और जो बाहर वाले का रेडियस है, ठीक है, बड़े वाले का, उसका रेडियस हो गया b, ठीक है। तो उस केस पर अगर यहाँ पर लेंथ इसकी l है तो फिर कितना निकल कर आएगा, देखिए ये जो एरिया होगा 2 पाई एक्सएल, वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि जो एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसे कंसीडर करेंगे, तो उस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा कितना 2 पाई एक्सएल। मतलब ये वाला जो इस तरीके, एक्चुअली ये जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का कंसीडर होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करते हुए। तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई एक्सएल। यहाँ पर एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया जो हम लोग रेजिस्टेंस ऐसा देख रहे हैं, सॉरी रेडियस जो इसका देख रहे हैं, ठीक है, वो रेडियस एक्स हो गया, और एल हो गई इसकी हाइट। तो 2 पाई एक्सएल ये बन जाएगा इसका एरिया, और इसका जो रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी रो डी एक्स अपॉन 2 पाई एक्सएल, ठीक है। अब ये एरिया कैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक सिलेंडर का जो हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया होता है वो निकालते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें थी जो कि हम लोग को आज कवर करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब इससे जो रिलेटेड आगे हम लोग के पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है, वो है हम लोग का इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉम्बिनेशन। मतलब कि लेट अस सपोज कि हम लोग के पास 2 रजिस्टर हैं कुछ इस तरीके से, एक का रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है α1, और दूसरा यहाँ पर जो रजिस्टर है R2 उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है α2, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट, एक्स वाई पॉइंट के अबाउट टोटल जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, वो होगा अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको बात करें कि सीरीज पे रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएगा α1 प्लस α2/2, जो कि ये लिखा हुआ है α1 प्लस α/2। और यही इसी तरीके से 2 रजिस्टर्स अगर क्या हो पैरेलल में हो तो उस केस पर भी क्या होगा, यहाँ पर अगर ये α1 और ये α2 है तो वो भी यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट इतना ही निकल कर आएगा। तो इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो चाहे पैरेलल में ले चाहे सीरीज पे ले, इस तरीके से 2 रजिस्टर्स का, वो हम लोग का अगर एक का α1 है दूसरा का α2, तो जो टोटल होगा वो α1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जो ईएमएफ है उसके बारे में, सेल्स के बारे में, सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, और जो हम लोग का एक डिवाइस होता है मीटर ब्रिज उसके बारे में। तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ पे आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसको साथी ऐप के जो हम लोग का
क्वेरी सेक्शन है, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। वहां पर जल्दी जल्दी आपको जो उसका रिप्लाई है वो देने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू।